पिछले क्लास तक हमने विरियल इक्वेशन तक देख लिया था, वैन डर वाल्स इक्वेशन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये सब कुछ हमारा हो गया है। आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एंड्रयूज़ आइसोथर्म। तो इसमें हुआ क्या कि एंड्रयू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया था, बाद में उसने देखा कि बाकी गैस भी इस एक्सपेरिमेंट को फॉलो करता है, तो वो एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में एंड्रयूज़ ने क्या किया कि एक गैस लिया और गैस लेकर उस पर प्रेशर को बढ़ाना शुरू किया। तो जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाओगे वॉल्यूम घटता जाएगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, यानी वाई एक्सिस में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वॉल्यूम एक्सिस में वॉल्यूम उतना घटता जाएगा। तो वो नोटिस किया कि ग्राफ कुछ ऐसा आया, प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम घट रहा है। देखो ग्राफ सही है यहाँ तक। जब प्रेशर को वो और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया तो वॉल्यूम और घटा और घटा और घटा, वॉल्यूम घटता गया। घटते घटते एक समय ऐसा आया कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गया। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गया तो उसके बाद और प्रेशर बढ़ाने पे लिक्विफिकेशन शुरू हो जाएगा, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो सपोज करो कि ए पॉइंट पे गैस था जहाँ से एंड्रयू ने CO2 गैस पे एक्सपेरिमेंट किया था। उसने, फिर से बोल रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे वो प्रेशर को बढ़ाता गया, प्रेशर को बढ़ाता गया, वॉल्यूम हमारा घटता चला गया। तो ग्राफ इस तरीके से जाएगा। जाते 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 सपोज करो बी वो पॉइंट है जहाँ पे लिक्विड का पहला ड्रॉप बना। ए से बी तक ये इंटायरली गैस था। जैसे ही बी पे पहुँचा इसका कंडेंसेशन शुरू हो गया गैस का, यानी लिक्विड बना। तो लिक्विड में क्या होता है बच्चों, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम बहुत तेज़ी से घटता है। तो बिल्कुल वही हुआ भी, वॉल्यूम जो है वो ड्रेस्टिकली घटा, अचानक से बहुत ही तेज़ी से घटा। और प्रेशर जो है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि तुम प्रेशर को जैसे ही बढ़ाओगे थोड़ा सा भी तो उस प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग गैस जो है वो कंडेंस कर जाएगा और इस तरह से प्रेशर को कांस्टेंट रखेगा। तो हुआ ये कि बी से लेकर ग्राफ हमारा हॉरिजॉन्टल आया बी डैश तक। सपोज करो बी से लेकर बी डैश तक ग्राफ हमारा हॉरिजॉन्टल आया, है ना। और बी से लेकर बी डैश में बी पॉइंट पे पूरा का पूरा गैस था, वो धीरे 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 लिक्विड में कन्वर्ट होता चला गया और बी डैश पॉइंट पे हमारे पास केवल लिक्विड आ गया। कहने का मतलब बी से बी डैश तक लिक्विड गैस जो था वो इक्विलिब्रियम में था। जैसे ही आप बी डैश पॉइंट पे पहुँचे, अब आपके पास केवल लिक्विड है। तो अगर तुम प्रेशर को बहुत ज़्यादा भी बढ़ा दोगे तो लिक्विड को तुम कोई खास अमाउंट से कंप्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो हार्डली कंप्रेस होता है। जितना गैस कंप्रेस होता है उतना लिक्विड कंप्रेस होने वाला नहीं है। तो ग्राफ में भी हम नोटिस करते हैं कि हम नोटिस किए कि प्रेशर को तुम तो बहुत तेज़ी से बढ़ाए, लेकिन अब वॉल्यूम घटने वाला नहीं है, घटेगा भी तो बहुत ही कम से घटेगा। तो यहाँ पे ग्राफ जो है बहुत ही खतरनाक स्लोप के साथ आया, बिल्कुल इस तरह से आया। बी डैश से सी में सपोज करो ये लिक्विड फेज में है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एंड्रयूज़ का एक्सपेरिमेंट था। सपोज करो एंड्रयू ने इस एक्सपेरिमेंट को T1 टेम्परेचर पे किया है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, जो कि T1 टेम्परेचर के बराबर है। यही रीज़न है कि इसे हम आइसोथर्म बोलते हैं। इसके बाद एंड्रयू क्या किया कि ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट किया, लेकिन अब जो वो रिपीट किया वो T1 पे नहीं बल्कि T1 से हाई टेम्परेचर पे किया, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। जैसे ही वो टेम्परेचर को बढ़ाया तो एंड्रयू जो है वो ये ऑब्जर्व करता है कि हमारा ग्राफ का नेचर तो वही रहा, लेकिन बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है बी से लेकर बी डैश का गैस के कंडेंस होने वाला जो पार्ट है, उसका विड्थ जो है, उसका चौड़ाई जो है वो नोटिस किया कि थोड़ा सा कम गया। और हाई टेम्परेचर पे किया और घट गया, और हाई टेम्परेचर पे किया और घट गया। होते 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 एक समय ऐसा आया कि एक टेम्परेचर पे ये जो हॉरिजॉन्टल विड्थ है ये रेड्यूस होकर एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, डायरेक्ट हम बना देते हैं। सपोज करो कि ये जो ग्राफ है ये T2 टेम्परेचर का है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक गैसियस फेज में था, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिक्विड गैस का इक्विलिब्रियम फिर से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिक्विड फेज में है, ठीक है। जब तुम टेम्परेचर को और थोड़ा बढ़ा दिए तो सपोज करिए ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, ये T3 पे आया एंड सो ऑन। इस तरह से ग्राफ चलता चला गया ऐसे, और होते होते इस पॉइंट पे बच्चों, इस पॉइंट पे ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल विड्थ है ये सिकुड़ कर एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे वो पाता है ग्राफ कि कुछ ऐसे हो गया, कुछ इस तरह से ग्राफ आया, है ना। इस पॉइंट के जस्ट पहले हमारा ग्राफ जो है गैसियस फेज में है और इसके जस्ट बाद ग्राफ हमारा लिक्विड फेज में है। यानी मात्र एक ऐसा पॉइंट था जिसमें पूरा का पूरा गैस जो है वो लिक्विफाई हो गया।
तो एक बात बताओ, अगर हम इस टेम्परेचर के ऊपर में सेम एक्सपेरिमेंट करें तब तो ये पूरा पॉइंट ही गायब हो जाएगा, ये वाला जंक्शन जो है आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा गैस जो है अब वो कंडेंस होने वाला नहीं है, ये पूरी तरह से गैस ही रहेगा। तो जिस टेम्परेचर के बियॉन्ड, जिस टेम्परेचर के बाद हमारा गैस कंडेंस नहीं हो पाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे ये पूरा का पूरा जो हॉरिजॉन्टल विड्थ है ये सिकुड़ कर एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, उस टेम्परेचर का नाम होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का खासियत क्या होता है? तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद तुम गैस को कंडेंस नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जहाँ पे गैस हमारा कंडेंस होगा, गैस जो है लिक्विफाई होगा। तुम बोलोगे कि सर ऐसा हो क्यों रहा है आखिरकार? ऐसा मतलब ऐसा वो ऑब्जर्व किया, लेकिन अगर तुम पूछते हो कि ऐसा क्यों ऑब्जर्व किया, ऐसा क्यों हो रहा है कि गैस कंडेंस नहीं हो रहा है, तो देखो उसका रीज़न ये है बच्चों, जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो गैस के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आता है, वाइब्रेट करता है। लेकिन तुम प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस का मॉलिक्यूल करीब आएगा, करीब आएगा, करीब आएगा, और दोनों के बीच में जैसे अट्रैक्टिव फोर्स आएगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन तुम टेम्परेचर को और बढ़ा दिए तो और ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा उसको दबाने के लिए। तो नोटिस करो, जब तुम T1 से ज़्यादा टेम्परेचर T2 लेते हो तो देखो ये वो प्रेशर है, ये वाला वो प्रेशर है, ये वाला प्रेशर जिस पे ये लिक्विफाई हो रहा है, पहले इसी प्रेशर पे लिक्विफाई हो गया था। तो तुम टेम्परेचर को बढ़ाए तो तुमको हाई प्रेशर लगाना पड़ रहा है लिक्विड को लिक्विफाई करने के लिए। अगर तुम टेम्परेचर को और ज़्यादा कर दो तो देखो और हाई प्रेशर पे लिक्विफाई हो रहा है। कहने का मतलब टेम्परेचर को और ज़्यादा करोगे तो लिक्विड जो है, सॉरी गैस जो का जो मॉलिक्यूल है वो और तेजी से वाइब्रेट करेगा, और ज़्यादा करोगे और तेजी से वाइब्रेट करेगा। ऐसा होते होते एक समय वो आएगा जब तुम टेम्परेचर को इतना ज़्यादा हाई कर दिए हो कि गैस के मॉलिक्यूल के पास इतना ज़्यादा एनर्जी है कि तुम उसको कितना भी कंप्रेस कर दो वो करीब तो आ जाएगा एक दूसरे के, लेकिन फिर भी वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए क्योंकि तुम जैसे ही प्रेशर को रिलीज करोगे वो फिर से उसी एनर्जी से एस्केप कर जाएगा। कहने का मतलब दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पा रहा है। मॉलिक्यूल के पास इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है कि लिक्विड फेज में उसको पकड़ के रखने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कमज़ोर पड़ जा रहा है। और वो कब हो रहा है? इस टेम्परेचर के बाद हो रहा है। बात आ रही है समझ में? इस टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल के पास इतना ज़्यादा एनर्जी है कि तुम उसको बहुत ज़बरदस्ती क्लोज ले भी आते हो, लिक्विड फेज में जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल के बीच में, तुम उतना डिस्टेंस पे अगर ले भी आते हो तो लिक्विड के जैसा वो प्रतीत तो होगा लेकिन वो लिक्विड नहीं होगा। क्यों लिक्विड नहीं होगा? क्योंकि प्रेशर को रिलीज करने पे वापस वो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। इस वाले कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। एक बार अगर वो लिक्विड फेज में बन गया तो प्रेशर को तुम थोड़ा सा भी रिलीज करोगे तो वो वापस गैस फेज में नहीं जाएगा, प्रेशर को अच्छा खासा से रिलीज करना पड़ता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो हम नोटिस कर रहे हैं एक चीज़, देखो हम नोटिस कर रहे हैं जब ये पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट हो गया तब तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन को शो कर रहा है, लेकिन इसके नीचे ये हाइपरबोलिक फंक्शन को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर भी आपको हम बता दिए, वह टेम्परेचर जिसके बियॉन्ड गैस लिक्विफाई नहीं होगा उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। और देखो क्रिटिकल टेम्परेचर का जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है क्रिटिकल टेम्परेचर का, इस ग्राफ में नीचे के जोन में गैसियस फेज में है और इस पॉइंट पे लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया। तो जिस पॉइंट पे हमारा गैस, ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे चाहे जिस प्रेशर पे हमारा गैस लिक्विफाई होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर पे गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होता है उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो हम इसके नीचे में क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर का डेफिनेशन लिख रहे हैं और इस साइड में जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तुम भी उसी तरीके से नोट कर लेना, पहले डेफिनेशन को लिखना। चलो पहले डेफिनेशन ही लिख देते हैं कि एंड्रू आइसोथर्म आखिरकार था क्या। यहाँ से लिख रहे हैं हम, इफ प्रेशर ओवर ए गैस इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, अगर हम गैस के ऊपर का प्रेशर जो है वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम गैस के ऊपर का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, देन देयर विल बी ए पॉइंट, है ना, कौन सा पॉइंट? बी पॉइंट, हम इस वाले ग्राफ के संदर्भ में लिख रहे हैं। देयर विल बी ए पॉइंट बी वेयर फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल फॉर्म।
है ना बच्चों, पहला ड्रॉप बनेगा लिक्विड का, ठीक है। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड फर्दर, अगर तुम प्रेशर को और आगे बढ़ाते हो तो तुम क्या नोटिस करोगे, प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं। प्रेशर को तुम जैसे ही बढ़ाओगे गैस थोड़ा सा कंडेंस कर जाएगा, प्रेशर फिर से वहीं रह जाएगा, और थोड़ा बढ़ाओगे फिर गैस कंडेंस करके वहीं पर रह जाएगा। यानी तुम प्रेशर को बढ़ाने की चेष्टा तो करोगे लेकिन प्रेशर बढ़ने वाला नहीं है, सेम प्रेशर पे गैस जो है वो लिक्विफाई कर जाएगा। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड फर्दर देन गैस विल लिक्विफाई टू कीप द सेम प्रेशर, सेम प्रेशर को मेंटेन करते हुए चाहे रखने के लिए गैस जो है वो पूरी तरह से लिक्विफाई हो जाएगा। सही है। वंस होल गैस, जब सारा का सारा गैस लिक्विफाइज एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे जब सारा का सारा गैस लिक्विफाई कर जाता है, एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज ड्रेस्टिकली, वॉल्यूम जो है इसका बहुत तेज़ी से नीचे घटता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से वॉल्यूम घट गया, यहाँ से सीधे घट के यहाँ आ गया, पहले वॉल्यूम हमारा यहाँ पे था, वहाँ से घट के सीधे यहाँ आ गया। इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज ड्रेस्टिकली, ठीक है, ड्रेस्टिकली, एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड फर्दर, और इसके बाद तुम आगे और प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर इज इंक्रीज्ड फर्दर देन देयर इज नेग्लिजिबल चेंज इन वॉल्यूम। अगर प्रेशर को तुम आगे और बढ़ाते हो तो तुम नोटिस कर रहे हो कि वॉल्यूम में अब ज़्यादा का चेंज नहीं आ रहा है। प्रेशर देखो यहाँ पे था और यहाँ से बढ़ के तुम इतना ज़्यादा बढ़ा दिए, यहाँ तक पहुँचा दिए, लेकिन फिर भी वॉल्यूम जो है पहले यहाँ था और यहाँ से यहाँ तक गया, यानी बहुत कम का चेंज आया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गैस हमारा पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, और लिक्विड जो है वो आसानी से कंप्रेस नहीं होता है ना। गैस तो आसानी से कंप्रेस हो जाता है, लिक्विड आसानी से कंप्रेस नहीं होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल पहले से ही बहुत नज़दीक है और उसमें रिपल्सिव फोर्स बहुत खतरनाक अब लग रहा होगा। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल करीब है, लेकिन उसे ज़्यादा अगर दबाओगे तो मॉलिक्यूल का साइज जो है वो उसको और कंप्रेस होने नहीं देगा, ठीक है। इज नेग्लिजिबल, है ना, इफ प्रेशर इज इंक्रीज फर्दर देन देयर इज नेग्लिजिबल चेंज इन वॉल्यूम बिकॉज gas has been completely converted into liquid, and liquid is difficult to compress. लिक्विड जो है आसानी से कंप्रेस होने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक पॉइंट लिखोगे पॉज करके, और उसके बाद इन्हीं सारे पॉइंट्स को अभी कंटिन्यू रखोगे। क्रिटिकल टेम्परेचर वॉल्यूम इसके बाद लिखवाएंगे, इसके बाद का पॉइंट। तो ये हमारा जो पूरा ग्राफ था वो एक्सप्लेन हो गया। पहले आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटते 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 बी तक पहुँचा, बी पे लिक्विड का पहला ड्रॉप बना, और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए सारा का सारा वॉल्यूम डिक्रीज कर गया और यहाँ चला आया, ठीक है। वॉल्यूम पूरा डिक्रीज कर गया और यहाँ से तुम प्रेशर बढ़ाते हो तो फिर वॉल्यूम में कोई खास का चेंज आने वाला नहीं है। अब अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट कराते हैं हायर टेम्परेचर पे, इफ द सेम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एट हायर टेम्परेचर, अगर सेम एक्सपेरिमेंट को हम हायर टेम्परेचर पे रिपीट कराते हैं, देन वी ऑब्जर्व दैट, हम ये पाते हैं, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विफिकेशन पार्ट, यानी कौन सा पार्ट, बी बी डैश, देन वी ऑब्जर्व दैट लिक्विफिकेशन पार्ट बी बी डैश ऑफ द कर्व, है ना, लिक्विफिकेशन पार्ट ऑफ द कर्व becomes lesser in width, है ना, उसका चौड़ाई जो है कम हो जाता है, becomes lesser in width, ठीक है। अगला पॉइंट, if temperature is increased further, अगर टेम्परेचर को और आगे बढ़ाते हैं
एंड एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, एंड एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं बच्चों और एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, ठीक है, देन there will be a temperature, there will be a temperature when horizontal part, ये सुनकर लिखना क्योंकि बहुत छोटा लिख रहा है तो मैं भी दिखाई ना दे, है ना। if temperature is increased further then, sorry, if temperature is increased further and experiment is repeated, अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं और एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, then there will be a temperature, then there will be a temperature when horizontal part of the curve will reduce to a point, horizontal part of the curve will reduce to a point, ठीक है बच्चों। जो कर्व का हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है और उसी टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे घटना घटती है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। यहीं पे नीचे में लिख देना, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। एक काम कर रहे हैं, पॉज करके इसको नोट करो, हम इसको कंटिन्यू करेंगे उस साइड में, पॉज करके नोट करो, ठीक है। मिटाते हैं उस साइड का। देखिए इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहीं पे, है ना, विल बी रेड्यूस टू ए पॉइंट, यहीं से इसी का कंटिन्यूएशन यहाँ पे। दिस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट हुआ, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं थ्योरेटिकली, तो बस लैंग्वेज है, पढ़ना इसको। पहले हमने गैस को कंप्रेस किया तो गैस कंप्रेस हुआ तब तक जब तक कि लिक्विड का पहला ड्रॉप नहीं बना, उसके बाद गैस पे प्रेशर और बढ़ाने की चेष्टा करोगे लेकिन तो प्रेशर और नहीं बढ़ेगा बल्कि वॉल्यूम घटता चला जाएगा और पूरा का पूरा गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो तुम प्रेशर को कितना भी ज़्यादा बढ़ा दो, वॉल्यूम में कोई खास का चेंज आने वाला नहीं है क्योंकि लिक्विड हार्डली कंप्रेस होता है। अगर तुम सेम एक्सपेरिमेंट को थोड़ा हाई टेम्परेचर पे करोगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसका विड्थ कमता जाएगा तब तक जब तक कि वो एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है और जिस टेम्परेचर पे घटना घटेगी उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि उस टेम्परेचर के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल पार्ट जो कि एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया था वो सीधे वैनिश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी गैस जो है वो लिक्विफाई होने वाला नहीं है। ये अब तक का निचोड़ है बच्चों, इतना अभी तक हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को हम इस तरीके से लिखवा दिए। अब क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन भी लिख दो। क्रिटिकल टेम्परेचर कहते किसको है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर is that maximum temperature at which a gas can be liquefied। क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पे गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, चाहे यूँ बोलो कि क्रिटिकल टेम्परेचर के बियॉन्ड तुम गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। लिख दो इसी में, एबव क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफिकेशन ऑफ ए गैस इज नॉट पॉसिबल। गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं टीसी से, ब्रैकेट में लिख दिया हमने टीसी। अगला लिखिएगा क्रिटिकल प्रेशर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पीसी से। तो क्रिटिकल प्रेशर किसको बोलते हैं, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे वह मिनिमम प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे वह मिनिमम प्रेशर जिस पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर at which gas converts into a liquid, ठीक है। और तीसरा चीज़ हम बताए थे क्रिटिकल वॉल्यूम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वीसी से। क्रिटिकल वॉल्यूम किसको बोलते हैं, तो टीसी और पीसी पे है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल
ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। सही है बच्चों, नोट कर लो इसको भी पॉज करके, ठीक है। और एक और चीज़ बताते हैं, ये चीज़ मैथ्स में तुम पढ़ोगे, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, मैथ्स में तुम पढ़ोगे कि क्रिटिकल पॉइंट पे, जैसे मान लो कोई ग्राफ है, सपोज करो ये वाई एक्स ग्राफ है और कोई पॉइंट है, सपोज करो ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये ए नाम का जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो ज़ीरो होता है, वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में ज़ीरो होता है और इसका डबल डिफ्रेंसिएशन भी ज़ीरो हो जाता है। इस तरह के ग्राफ में इसका डबल डिफ्रेंसिएशन भी जीरो हो जाता है, ठीक है। यानी हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे, ये तो मैथ्स में पढ़ोगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख रहे हैं कि हम लिख सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे, यहीं पे ग्राफ के बगल में लिख देना एट क्रिटिकल पॉइंट पे, यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है। तो तुम इसको लिख सकते हो डेल पी अपॉन डेल वी। डेल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब भी कोई भी एक वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, और पार्शियल डिफरेंशिएशन को डी से नहीं बल्कि हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस नोटेशन का फर्क है, बस है वही चीज़, डी पी बाई डी वी है, बस टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी को हम डेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये होता है डी और ये साइन जो है इसको बोलते हैं डेल, डी ई एल। तो डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जीरो होगा और इसका डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा, यानी लिखोगे डेल स्क्वायर पी, चाहे इसको डेल टू पी पढ़ते हैं, स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, डेल टू पी अपॉन डेल वी स्क्वायर, नीचे वाले को स्क्वायर पढ़ते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी बराबर जीरो, ठीक है। जो कांस्टेंट होता है उसको नीचे में दिखाया जाता है। सिंपली ये लिखा क्या हुआ है, डी पी बाई डी वी बराबर जीरो और डी टू पी बाई डी वी स्क्वायर बराबर जीरो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में ये काम आ सकता है ना। तो नोट करिए इसको अच्छे से। देखो बच्चों, अब हम वान डेर वाल्स इक्वेशन से क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम को निकालने वाले हैं। तो वान डेर वाल इक्वेशन क्या है हमारा, अभी देखो क्रिटिकल वॉल्यूम हमने डिफाइन किया था कि 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, तो पहले वान डेर वाल इक्वेशन को हम 1 मोल के लिए लिख देते हैं। तो 1 मोल के लिए क्या होगा, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो एन का वैल्यू 1 रखना है, तो इसको हमने 1 कर दिया। V माइनस एन बी, तो एन फिर से 1 हो गया तो B आया, इज इक्वल टू आर टी। कब, जब n बराबर 1 मोल हो। अब देखो, तो ये हमारा इक्वेशन आया। अगर तुम इसको पूरा तोड़ देते हो और देखो नीचे में डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर है, और अगर वी स्क्वायर से ऊपर में मल्टीप्लाई करते हो तो वी स्क्वायर अगर इस वी से मल्टीप्लाई होगा तो वी क्यू आ जाएगा। यानी हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये क्यूबिक इक्वेशन बनने वाला है। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन बनने वाला है, ठीक है, तो अगर ये हमारा इक्वेशन इस गैस को रिप्रेजेंट करता है, तो इस गैस का जो इक्वेशन यहाँ पे आ रहा होगा क्रिटिकल पॉइंट पे, वो भी एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा है, क्यूबिक इक्वेशन का 3 रूट होता है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पे ये जो इक्वेशन है इसका रूट VC के बराबर होना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है VC के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ भी मैथ्स में पढ़ोगे। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कि एट क्रिटिकल पॉइंट, इतना तो पता चल गया ये क्यूबिक इक्वेशन है। अभी इसको एक्सपेंड करेंगे तो तुमको दिख भी जाएगा ये क्यूबिक इक्वेशन है। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पे क्यूबिक इक्वेशन का तीनों रूट जो है वो सेम रहना चाहिए, और जब किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का तीनों रूट सेम होगा तो कैसा इक्वेशन होता है, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 बराबर 0। ऐसा मतलब ये इक्वेशन तब आता है जब तीनों रूट अलग अलग हो। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो इसका एक रूट जो है वो रियल होगा, बाकी 2 इमेजिनरी होगा। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट पे ये तीनों रूट सेम आना है। यानी ये अगर x1 होगा तो ये भी x1 होगा और ये भी x1 होगा। इट मीन्स कि x माइनस x1 का q होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट पे, क्योंकि वॉल्यूम हमारा VC के बराबर है और VC कहाँ पे है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट था उसी पॉइंट पे है। ये अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो इसी पॉइंट पे है। तो हम लिख सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट पे गैस का जो इक्वेशन है, गैस इक्वेशन शुड बी किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो V माइनस VC का क्यूब बराबर 0, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। V माइनस VC का क्यूब, एक क्यूबिक इक्वेशन आना चाहिए जिसका तीनों रूट सेम है और वो रूट किसके बराबर है, तो VC के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमारा क्रिटिकल पॉइंट VC है। क्यों, क्योंकि हमारा क्रिटिकल पॉइंट जो है वो VC है। ये चीज़ भी तुम मैथ्स में पढ़ोगे, फंक्शन वगैरह में, कैलकुलस जब पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ आएगा। अगर क्यूबिक इक्वेशन पहले से थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है। तो देखो
हाँ, मेडिकल का बच्चा, उसको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, वो सीधे बाद का जो लास्ट का जो रिजल्ट है वो याद कर लेगा। लेकिन जेई के लिए कर रहे हो तो डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनफैक्ट एक और डेरिवेशन होता है और दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ये वाला आसान होता है तो पहले करा रहे हैं, उसके बाद हम अगला कराएंगे। अब देखो बच्चों, अगर हमारा वंडरवॉल्स इक्वेशन, अगर हम वंडरवॉल्स इक्वेशन के सहारे इस वाले लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिटिकल वाले को, और अगर हम इस इक्वेशन के सहारे भी क्रिटिकल वाले को रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों सेम इक्वेशन आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक्सपैंड करके हम कंपेयर कर लेते हैं। तो चलो पहले इसको एक्सपैंड करते हैं। तो P से गुना करो, क्या आएगा? PV माइनस PB, P को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा प्लस A/V माइनस AB/V² इज इक्वल टू RT। ये हुआ। अब एक काम करिए, पूरे इक्वेशन को V² से मल्टीप्लाई कर दो और P से डिवाइड कर दो। दोनों काम एक साथ करो, V² से मल्टीप्लाई करो और P से डिवाइड करो। तो V² से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये VQ हो जाएगा और P से डिवाइड करोगे तो P कट जाएगा। यहाँ आ जाओ, क्या हो जाएगा? माइनस। आपने V² से मल्टीप्लाई किया है, P से डिवाइड किया तो P कट गया और बचा B इंटू V²। यहाँ पे क्या बचेगा? A/P और नीचे पहले से V था और V² से गुना किया हो तो ऊपर में एक V बच जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस AB/P इंटू, है ना, V² से मल्टीप्लाई की हो तो V² कैंसिल हो जाएगा तो बस इतना ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा RT/P और V² से मल्टीप्लाई किया हो, ठीक है। तो हुआ क्या? पूरे इक्वेशन को हम V² से मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बाद P से डिवाइड कर दिए। आ रहा है समझ में? ठीक है, अगर नहीं आ रहा समझ में तो फिर से कर देते हैं। देखो पहले P से डिवाइड करते हैं, तो P से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा V माइनस B प्लस A/PV माइनस AB/PV² बराबर RT/P, ये आएगा। अब V² से मल्टीप्लाई कर दो। अब V² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा VQ BV² प्लस A/P इंटू V माइनस AB/P बराबर RT/P इंटू V²। सही है, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ तो हो जाएगा VQ माइनस, देखो V² यहाँ भी है, V² यहाँ भी है और ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लो तो B प्लस RT/P इंटू V², ये वाला टर्म, प्लस A/P इंटू V माइनस AB/P बराबर 0। सही है बच्चों, तो ये हमारा इक्वेशन आया, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन आया। इसको भी कन्वर्ट कर दो क्यूबिक इक्वेशन में। क्यूबिक इक्वेशन बनाओगे तो क्या आ जाएगा? ये इसको भी देखो क्या आएगा, V का क्यूब VQ। सही है। अब देखो इसको मान के चलो तुम कि A प्लस B लिखा हुआ है, यानी माइनस BC को प्लस ही मान लो तो ये हो जाएगा प्लस 3A²B। तो प्लस 3A²B कर दो सीधे, प्लस 3A² यानी V² और B की जगह पे माइनस BC। तो यहाँ माइनस आ गया, ये BC आ गया और साथ में V² आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है प्लस 3AB², एक्सपेंशन पता ही होगा इसका, तो ये हो जाएगा प्लस 3BC² इंटू V, फिर लास्ट में आ जाएगा माइनस BC का क्यूब बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ये मान लो पहला इक्वेशन है और ये सपोज करो सेकंड इक्वेशन है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर एग्जाम में आता है कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल आता है जिसमें तुम नोटिस कर रहे हो क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है, तो इसी तरीके से करना, पहले एक्सपैंड करके क्यूबिक बना लेना, फिर इसी इक्वेशन को लेके ये जो इक्वेशन है V माइनस BC का होल क्यूब, इसको भी एक्सपैंड करके ऐसा बना लेना और सीधे सीधे दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, इसलिए क्योंकि अगर दोनों सेम इक्वेशन है और VQ का कोफिशिएंट सेम है तो बाकी टर्म्स जो है उसका भी कोफिशिएंट पक्के से सेम होगा, ठीक है। तो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है? माइनस 3VC और V² का कोफिशिएंट यहाँ पे ये रहा, तो दोनों को अगर हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा? B प्लस RT/P इज इक्वल टू 3VC, यहाँ से हमने लिख दिया 3VC, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों इक्वेशन सेम कब है, कहाँ पे कंपेयर कर रहे हो? तो क्रिटिकल पॉइंट पे कर रहे हो, और क्रिटिकल पॉइंट पे आप T को लिखते हो TC, P को लिखते हो PC, V को लिखते हो VC। तो V को तो हमने VC लिख दिया, T को भी लिखेंगे TC, P को भी लिखेंगे हम PC। तो ये इक्वेशन आएगा, इक्वेशन नंबर 3। और देखो V के कोफिशिएंट को कंपेयर करो तो यहाँ पे है 3VC² लिख दिया हमने, 3VC² इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है तो A/P और P को हम लिख देंगे PC, इक्वेशन नंबर 4। और जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट वाला, ठीक है, माइनस VC का क्यू, तो हम लिख रहे हैं VC का क्यू, क्यों माइनस क्यू नहीं, क्योंकि माइनस कट जाएगा, यहाँ पे कितना है माइनस AB/P, तो ये इक्वल हो जाएगा AB/PC के, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है।
अब ये तीन इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 कैसे लिखा हमने, फिर से एक बार बताते हैं। वी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से, वी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। v का कोफिशिएंट यहाँ से, v का कोफिशिएंट यहाँ से, उन दोनों को भी इक्वेट कर दिया। और जो कांस्टेंट टर्म था VCQ और ये जो कांस्टेंट टर्म था AB/P, उसे भी हमने इक्वेट कर दिया। P की जगह PC लिखा, T की जगह TC लिखा और V की जगह पे VC लिखा। कंपेयर करने के बाद इक्वेशन नंबर 4 में तुम 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर तुम इक्वेशन नंबर 4 में 5 से डिवाइड करते हो, चाहे 5 में 4 से डिवाइड कर दो। अगर तुम लिखते हो इक्वेशन 5/4, 5 को अगर 4 से डिवाइड करते हो, देखो क्या होगा, VC का Q में डिवाइड करोगे 3VC² से, VC का Q बाई 3VC² इज इक्वल टू, और AB/PC को डिवाइड करोगे A/PC से, तो PC कट जाएगा, A कट जाएगा, ऊपर में बस बच जाएगा B, और VC² से VCQ का एक VC कट गया, तो यहाँ से VC बराबर आ गया 3B। एक इक्वेशन आ गया बच्चों, याद कर लो इसको अच्छे से। हमारा जो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है वो 3B के बराबर होता है। अगर हम क्रिटिकल वॉल्यूम VC का वैल्यू इसमें पुट कर दें, इस इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, तो आपका PC निकल के चला आएगा, ठीक है। तो हम ग्राफ मिटाते हैं यहाँ से। देखो तो क्या आएगा, मान लो हम सेकंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 3VC का स्क्वायर इज इक्वल टू A/PC, और VC का वैल्यू पुट कर दो जो कि 3B आया, तो 3B का स्क्वायर करोगे तो 9B², 9B में 3 से गुना होगा तो 27B² बराबर A/PC, PC बराबर आ गया A/27B²। PC भी निकल के चला आया, हो गया, ठीक है। अब अगर हम PC और VC का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दे तो हमारा TC निकल के चला आएगा, रख दो इसको भी। नाउ इक्वेशन क्या है हमारा, B + RTC/PC, और PC का वैल्यू कितना आया, A/27B² इज इक्वल टू हो जाएगा 3VC, तो 3 को गुना कर दो 3B से, तो ये रिजल्ट आएगा 9B। अब B को उस साइड भेजो, तो 9B में से घटेगा B, तो 8B आएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, फिर से देख लो क्या आ रहा है, TC × 27RB² इज इक्वल टू 9B में से B घट गया, तो ये 8B हुआ। अब ये B से ये स्क्वायर कट गया, तो जब तुम TC यहाँ से निकालोगे तो TC बराबर आ जाएगा 8A/27RB। ये इक्वेशन आया बच्चों, तीनों हमारा निकल के चला आया। VC हमारा आया 3B, PC आया A/27B² और TC आया A/RB में 8/27 से गुना हो गया। तो एक बात बताओ, पिछले क्लास में हमने बॉयज़ टेम्परेचर निकाला था, बॉयज़ टेम्परेचर कितना आया था, A/RB। तो रटने का तरीका, A/RB तो वही रहेगा, उसमें 8/27 से गुना कर दो, क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाएगा। बात आई समझ में, उसमें 8/27 से गुना कर दोगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कि अगर बॉयज़ टेम्परेचर है A/RB, तो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर 8/27 इंटू बॉयज़ टेम्परेचर। कहने का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर बॉयज़ टेम्परेचर से छोटा होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर हमने लिखा था, उससे और थोड़ा ऊपर जाओगे तो थोड़ी देर के बाद आपको बॉयज़ टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो पॉज करके ये पूरा नोट करो। देखो बच्चों, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। इसी से बार बार तुमसे सवाल पूछेगा, है ना। और देखो, अगर मान लो तुमको क्वेश्चन में VC, TC, PC तीनों दिया हुआ है, अगर तुमको क्वेश्चन में VC, TC, PC तीनों दिया हुआ है और तुमसे बोले कि A और B का वैल्यू बताओ, चाहे कुछ भी निकालने को बोले, और जिसको निकालने को बोल रहा है, सपोज करो मान लो तुमसे B पूछ दिया कि B बताओ, तो B निकालने का दो तरीका है। एक तो तुम VC से डायरेक्ट निकाल सकते हो B को, और दूसरा अगर तुम TC को PC में डिवाइड कर दो तो A कट जाएगा और B निकल के चला आएगा। तो तुम ऑलवेज TC और PC से B को निकालोगे, VC से नहीं निकालोगे। उसका देखो रीज़न क्या होता है। एक्सपेरिमेंटली क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर हमने निकाला, तो ये तो हमने थियरी से निकाल दिया। एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे निकालते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली करते क्या है कि एक कंटेनर लिया जाता है और कंटेनर में नीचे लिक्विड होता है और ऊपर में गैस होता है, और इसके टेम्परेचर को हम तब तक बढ़ाते हैं, तब तक बढ़ाते हैं, तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि लिक्विड और गैस का जो बाउंड्री है वो डिसअपियर ना हो जाए।
नीचे में लिक्विड है, ऊपर में गैस है, लेकिन बीच में आपको बाउंड्री नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि बताया था कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विड को तुम कितना भी कंप्रेस कर दो, सॉरी गैस को तुम कंप्रेस कर दो, वो लिक्विड के रेंज में आ जाएगा, लेकिन वो लिक्विफाई होने वाला नहीं है उससे अगर जस्ट ऊपर थोड़ा सा भी टेम्परेचर कर दोगे तो क्रिटिकल पॉइंट पे ये बाउंड्री डिसअपियर होता है। तो जिस समय ये बाउंड्री डिसअपियर हो गया उसमें तुम गैस का वॉल्यूम अगर निकालोगे तो तुम्हारा करेक्ट रिजल्ट आने वाला नहीं है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली करते क्या है कि टेम्परेचर को पहले बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि किस टेम्परेचर पे बाउंड्री डिसअपियर हो गया, और जिस टेम्परेचर पे बाउंड्री डिसअपियर होता है उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर पे गैस का जो प्रेशर होगा, इसमें मैनोमीटर लगा रहता है, उस टेम्परेचर पे गैस का जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, क्रिटिकल वॉल्यूम अगर तुम निकालोगे तो वो उसमें एरर आ जाएगा क्योंकि बाउंड्री यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट के सहारे क्रिटिकल टेम्परेचर निकल जाएगा, क्रिटिकल प्रेशर निकल जाएगा, लेकिन क्रिटिकल वॉल्यूम निकलने वाला नहीं है। एक बार क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल टेम्परेचर निकल जाता है तो फिर हम वैन डर वाल्स इक्वेशन से क्रिटिकल वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि तुमको जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए सवाल में तीनों दे देगा और बोलेगा बी बताओ क्या होगा। तो बी निकालने के लिए कभी भी वीसी का इस्तेमाल नहीं करोगे, पीसी और टीसी का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो हम पॉइंट लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, याद रखना इसको कि एक्सपेरिमेंटली पीसी एंड टीसी आर कैलकुलेटेड बट नॉट वीसी, हेंस, है ना, हेंस if B is to be calculated experimentally, अगर आपको B निकालना है experimentally, then values of PC and TC are used, not VC, है ना, not value of VC। हम PC और TC के वैल्यू को यूज़ करते हैं, VC के वैल्यू को यूज़ नहीं करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, कॉपी के ऊपर में इसको लिख लेना, चाहे मेन कॉपी में भी लिख लेना। ठीक है, तो क्या सिखाया आपको हम, अगर किसी सवाल में ये तीनों दे दे और तुमसे B पूछे तो तुम VC से B नहीं निकालोगे, हमेशा TC और PC से निकालोगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली VC जो है वो निकालना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो ये नीचे का पार्ट मिटा रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि इसी क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालने का एक और तरीका होता है। तो दूसरा तरीका क्या था उसको देखते हैं अब हम। दूसरा मेथड सेम, इसी तीनों को निकालने का दूसरा मेथड, जब क्यूबिक इक्वेशन नहीं होगा, जब वैन डर वाल्स इक्वेशन नहीं देके कोई दूसरा इक्वेशन दे दिया और वो एक क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, तब तुम क्या करोगे। तो एक बात बताओ, अभी हमने देखा था कि क्रिटिकल पॉइंट पे डेल P बाई डेल V जो था वो 0 था, और डेल 2P बाई डेल V स्क्वायर जो था ये भी 0 था। और इक्वेशन क्या होता है, P प्लस A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस बी बराबर RT। तो यहाँ से अगर P निकालोगे तो आ जाएगा RT बाई V माइनस बी माइनस A बाई V स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट को निकाला जाता है। आप ये दोनों कंडीशन लगा दो, डेल P बाई डेल V बराबर 0 और डेल 2P अपन डेल V स्क्वायर बराबर 0, और वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। तो लगाया जाए, अगर हम डेल P बाई डेल V बराबर 0 को लगाते हैं, ठीक है, और इधर से लगाते हैं, अगर हम लगा दें डेल P बाई डेल V बराबर 0, देखो तो क्या आएगा, P को डिफ्रेंशिएट करना है आपको V के रिस्पेक्ट में, और टेम्परेचर को तुम्हें कांस्टेंट रखना है। ठीक है, P को डिफ्रेंशिएट करना है V के रिस्पेक्ट में, और टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। देखो क्या आएगा, करो डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ से क्या आएगा, RT कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट ही छोड़ दो, डिवाइडेड बाई V माइनस बी, नीचे में 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो 1/v माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1/v माइनस बी का स्क्वायर। सही है बच्चों, a को जस का तस रखो, आगे हमने माइनस लिख दिया, और v का पावर 2 ये ऊपर जाएगा तो v का पावर -2, डिफ्रेंशिएट करोगे -2 आगे आ जाएगा, तो इसको हम प्लस कर दिए और इसको 2 कर दिया, और v का पावर आएगा -2 -1 यानी v का पावर -3, तो वो नीचे चला जाएगा v क्यू। डिफ्रेंशिएशन आता ही होगा, तुम लोग खुद से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया, सेकंड इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करके। अब कह रहा है कि आप निकालो डेल 2P अपॉन डेल V स्क्वायर बराबर 0, यानी ये जो इक्वेशन आया, जो डिफ्रेंशिएट करके जो इक्वेशन आया उसको फिर से आप डिफ्रेंशिएट करो। तो करो फिर से डिफ्रेंशिएट, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 1/x स्क्वायर को, तो जैसे अभी तुमने 1/v स्क्वायर को किया था तो बिल्कुल उसी तरीके से डिफ्रेंशिएट होगा। तो ये हो जाएगा माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 2RT डिवाइडेड बाई
v माइनस बी का क्यूब, और ये जो है 2a बाई वी क्यू है ना, तो 2a को पहले 2a लिख दो, वी क्यू वी का पावर -3, जब -3 आगे आएगा तो ये हो जाएगा प्लस पहले से था तो माइनस हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा। ठीक है, v का पावर -3 -1 यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा v का पावर 4 बराबर 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। सही है। अब एक काम करिए, इक्वेशन नंबर 2 में ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको RHS में ले जाओ और यहाँ भी इसको RHS में ले जाओ और दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दो। क्या बोलना चाह रहे हैं हम, इस इक्वेशन में क्या करो, इसको तुम लिखो इस तरह से, चलो यहीं पे लिखते हैं, है ना, इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखोगे इस वाले टर्म को RHS में ले जाओ तो ये हो जाएगा 2a बाई वी क्यू इज इक्वल टू RT बाई v माइनस बी का क्यूब। ठीक है बच्चों, यही काम इसमें भी करो। तो इसमें अगर तुम 6a बाई v4 को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 6a बाई v4, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू, और ये बच जाएगा 2RT बाई v माइनस बी का क्यूब, है ना। मान लो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करिए आप, इक्वेशन नंबर 4 में 5 से डिवाइड कर दो। 4 में 5 से डिवाइड करोगे, देखो क्या आएगा, वी क्यू 2a बाई वी क्यू, ठीक है, 2a बाई वी क्यू, और इससे डिवाइड करोगे तो ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा v4 बाई 6a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, तो RT से RT कट जाएगा, v माइनस बी का क्यूब और v माइनस बी का क्यूब, है ना, सॉरी यहाँ v माइनस बी का स्क्वायर है, इसको हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो RT से RT कट गया, क्या रिजल्ट आएगा, ये रहा ऊपर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई v माइनस बी का स्क्वायर इंटू, और इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा v माइनस बी का क्यूब अपॉन 2RT। अगर एडवांस में, जैसे एडवांस में कोई कॉम्प्लेक्स सवाल पूछ दिया तब ये काम आएगा, ऐसे बहुत कम काम आता है ना, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़्यादा है पिछले वाले से। ठीक है, लेकिन अगर एडवांस में बढ़िया सवाल पूछ दिया तो फंसा देगा, तो इसलिए ये तरीका भी याद रखना। हो सकता है कि इसी कॉन्सेप्ट पे तुमसे कोई छोटा सवाल भी पूछ दे। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो जरूर करना, जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको प्रैक्टिस जरूर करना। एक बार तुम्हारा हाथ इस पर साफ रहना, एक बार ही नहीं 4-5 बार कम से कम आपका हाथ इस पर अच्छे से साफ हो जाना चाहिए, ताकि जब भी कोई तुमसे कहे कि डिफ्रेंसिएशन वाले तरीके से क्रिटिकल पॉइंट को निकालो तो तुम तुरंत उसको निकाल सको चुटकी में। ठीक है, तो देखो क्या है, वी क्यू से v4 v बार में कटा और 2a से 6a ये 3 बार में गया, तो नीचे में 3 आ गया। यहाँ पे क्या होगा, v माइनस बी का क्यूब, सॉरी ये RT कट गया था तो ये केवल 2 आएगा। ठीक है, v माइनस बी का स्क्वायर से v माइनस बी का क्यूब, ऊपर में आ जाएगा v माइनस बी और नीचे में आ गया 2, मल्टीप्लाई कर दो तो 2v बराबर 3v माइनस 3v आ गया। 3v को LHS से भेजो तो ये हो गया 3v, और ये RHS में आएगा तो 3v में से 2v गया तो v बच जाएगा, यानी रिजल्ट आ गया v बराबर 3v। हो गया बच्चों, सेम वही चीज़ आ गया। अब इस v का वैल्यू ये कब आया है, क्रिटिकल पॉइंट पे आया है, यानी ये VC होगा हमारा, VC आ गया, क्रिटिकल पॉइंट पे निकल के आया है, यानी जो भी v होगा VC होगा, जो भी t होगा TC होगा, जो भी p होगा वो PC होगा, तो VC आ गया। अब VC का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 4 में, फ्रॉम इक्वेशन 4 VC का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 2a बाई यहाँ 3b का क्यूब, 3b का क्यूब यानी क्या 27b क्यूब इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई v के जगह पे रखो 3b में से b गया तो 2b बचा, और 2b का स्क्वायर यानी हो गया ये 4b स्क्वायर। तो बच्चे b स्क्वायर से b क्यूब b बार में कट गया, है ना, और ये 4 से 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 8a डिवाइडेड बाई 27b बराबर RTC, हमने t को लिख दिया TC, और यहाँ से आप TC निकालोगे तो आ जाएगा 8a बाई 27RB, TC भी आ गया। और VC और TC इन दोनों का वैल्यू अगर तुम इक्वेशन नंबर 1 में रख दोगे ये वाला, तो यहाँ से PC निकल के चला आएगा। तो इसको नोट करो पॉज करके, आए करते हैं मिटा के। ठीक है, मिटाते हैं इधर। तो देखो क्या है यहाँ से, नाउ P जो कि बन जाएगा PC बराबर R बाई VC था 3b में से b गया तो बचा 2b, t है TC का वैल्यू हो गया 8a बाई 27RB माइनस a बाई VC का स्क्वायर 3b का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 9b स्क्वायर। ठीक है, बराबर R से R कट गया, ऊपर में आया 8a बाई 27, है ना,
आर से आर कट गया 27 बी स्क्वायर और साथ में बच्चे ये 2 आया, नीचे में 2 आया, तो 2 से 8 जो है वो कट जाएगा 4 बार में, सही है, माइनस ए बाई 9 बी स्क्वायर। तो 9 बी स्क्वायर और 27 बी स्क्वायर एलसीएम लोगे तो 27 बी स्क्वायर आएगा, नीचे में 27 बी स्क्वायर, ये 4a का 4a ही रहेगा और ये 3a हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4a माइनस 3a बाई 27 बी स्क्वायर। 4a में से 3a गया तो रिजल्ट आया a बाई 27 बी स्क्वायर, यानी पीसी आ गया। आपको इन दोनों तरीक़ों से निकालना आना चाहिए, है ना। शीट में ऐसा सवाल मिलेगा जिसमें इक्वेशन दिया रहेगा एक हाइपोथेटिकल, कोई भी वंडरवाल्स नहीं, और बोलेगा कि अगर ये इक्वेशन रियल गैस में लगता है तो बताइए क्रिटिकल पॉइंट पे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कितना होगा। तो आप लोग दोनों तरीके से करके देखना, दोनों तरीके से होना चाहिए, है ना। तो एक बार अगर हो गया तो इस पूरे कॉन्सेप्ट पे कमांड हो जाएगा। देखो एक बार कॉन्सेप्ट पे कमांड हो गया तो फिर तुम्हारे लिए एग्जाम में ये वाला पार्ट सिक्योर हो गया। इसलिए हम ऐसा करते हैं, चाहे अभी कितनी भी डिफ़िकल्टी आए बच्चे, चाहे अभी कितनी भी डिफ़िकल्टी आए, मेहनत करके इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया जाता है, क्योंकि एक बार ये हो गया तो अब ये तुम्हारा संपत्ति है ना। इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो तुमसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर करो तो एकदम बहुत बढ़िया से करो, इन सभी चीज़ों को एकदम कमांड कर लिया करो, ठीक है। तो देखो यही सेम 3 चीज़ आ गया। अब देखिए पॉज करके नोट करो, मिटाते हैं हम थोड़ा। अब अगर हम क्रिटिकल पॉइंट पे z का वैल्यू निकालें, एट क्रिटिकल पॉइंट, तो z बराबर क्या होता था, पी वी एम बाई आर टी। तो हम इसे लिख सकते हैं पी सी वी सी बाई आर टी सी, और पी सी हमने निकाला a बाई 27 बी स्क्वायर, वी सी निकाला हमने 3b डिवाइडेड बाई आर को आर ही छोड़ दो, और टी सी निकला 8a बाई 27 आर बी। 8a नीचे आया, ऊपर में आ गया 27 आर बी। तो देखो क्या आया, 27 से 27 कट गया, a से a कट गया, यहाँ b है यहाँ b है, यानी बी स्क्वायर, उसे बी स्क्वायर कट गया और r से r कट गया, तो सब तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3/8। कहने का मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे z का वैल्यू 3/8 होता है ना। तो कभी भी ये बेवकूफ़ी मत करना कि क्रिटिकल पॉइंट पे गैस आइडियली बिहेव करता है। अगर आइडियली बिहेव करता है तो Z1 होता है। गैस आइडियली कब बिहेव करता है, तो पिछले क्लास में बताया गया था, बॉयल्स टेम्परेचर पे गैस आइडियली बिहेव करता है, और वो भी कब, जब प्रेशर का रेंज लो हो, लो प्रेशर रीजन में ऐसा बस होता है, ठीक है बच्चों। नोट कर लो इसको भी। देखो बच्चों ये सवाल देखते हैं, इसमें करा क्रिटिकल कांस्टेंट VC PC TC दिया हुआ है और बोल रहा है रेडियस बताइए मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल का रेडियस कहाँ से रिलेटेड था, याद करो, B बराबर आया था 4 × 4/3 πr³ × Na। तो अगर आप B निकाल लो तो R निकल जाएगा, और B कैसे निकालें, तो यहाँ VC से भी चाहो तो निकाल सकते हो और PC TC से भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी हम बताएं कि VC से नहीं निकाला जाता क्योंकि VC में एरर होता है। VC बराबर 3B होता तो ज़रूर है, लेकिन इससे हम नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे PC और TC से। अगर PC और TC नहीं दिया रहता तब हम VC से निकाल सकते थे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, PC क्या होता है a बाई 27 बी स्क्वायर, और TC था 8a बाई 27 आर बी, ठीक है। डिवाइड कर दो TC को PC से, तो TC कितना है 8a बाई 27 आर बी। पॉज करके खुद से भी आप कर सकते हो, ज़्यादा इसमें दम नहीं है। और PC से डिवाइड किए, PC से डिवाइड किए, a नीचे आएगा, ऊपर में आएगा 27 बी स्क्वायर, ठीक है। a से a कट गया, ऊपर में 8 बचा, 27 से 27 कट गया, तो नीचे में क्या आएगा, और b से स्क्वायर कट गया, तो नीचे का b तो गया, नीचे में बस r बचा, और ऊपर में क्या बचा, ऊपर में आया b। सही है बच्चों, फिर से देख लो, a से a कट गया है ना, तो ऊपर में 8 आया, 27 से 27 कट गया तो बचा b स्क्वायर, लेकिन b से स्क्वायर कट गया तो बस एक b बचा है, और नीचे में क्या क्या बचा, तो 27 से 27 कट ही चुका है, a से a कट ही चुका है, b कट ही चुका है, तो बस r बचा, और r का वैल्यू कितना रखना है 1/12। तो ये हो जाएगा 1/12, r के जगह पर रखोगे तो 8 × 12 टाइम्स b आ जाएगा। और TC/PC कितना है, देखो वहाँ से TC दिया हुआ है 300, PC दिया हुआ है 50, तो ये सॉल्व करके 6 आ जाएगा। तो यहाँ से b बराबर कितना आया 6/8 × 12, 2 बार में कटा 12, 6 से, तो 1/16 आ गया, ठीक है। अब ये b का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। नाउ b बराबर 4 × 4/3 πr³ × एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 1/16, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर निकालोगे तो तुम्हारा वो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। निकाल लो, r बराबर हो जाएगा 3 यहाँ ऊपर गया 3,
16 में 4 से मल्टीप्लाई, 4 गुना 4 16, 16 गुना 16 256 आ जाएगा। एन नीचे चला गया, एवोगैड्रो नंबर, पाई भी नीचे आ गया तो यहीं पे लिख दो 256 पाई, और ये जो पावर में 3 है वो दूसरे साइड जब जाएगा तो आ जाएगा 1/3। ठीक है, आगे आंसर हमारा नोट कर लो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज के क्लास में हमने क्रिटिकल पॉइंट को अच्छे से देख लिया, एंड्रूज आइसोथर्म को देख लिया। ठीक है, देखो एंड्रूज आइसोथर्म के बारे में एक और बात बता देते हैं। एंड्रूज आइसोथर्म हमारा कुछ ऐसे आया था और ये मान लो हमारा क्रिटिकल पॉइंट था। तो अगर सपोज करो बच्चों, मान लो गैस यहाँ पे था, ए से तुम गए बी पे, बी से गए बी डैश पे, बी डैश से गए सी पे। तो अगर तुम ए पॉइंट से, है ना, ये प्रेशर एक्सिस था, ये वॉल्यूम था, बस थोड़ा समझ लेना, थोड़ा समझने का है, वैसे भी हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर को बढ़ाते जाओ तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर को बढ़ाओगे तो बढ़ते बढ़ते तुम ऐसे ऊपर चलेगा, और ऊपर के क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर वाले पॉइंट पे, ऊपर में कहीं भी जाके रुक जाओ। और अब क्या करो, प्रेशर को कांस्टेंट रखो और वॉल्यूम को घटाते जाओ। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आएगा। तो देखो हुआ क्या, तुम पहले कहाँ थे, गैस पे, और तुम यहाँ से पहले यहाँ गए, ए से पहले तुम मान लो कि ए डैश पे गए, और ए डैश से सपोज करो सी पे गए। तो सी पे कौन सा फेज आ गया, लिक्विड आ गया। लेकिन तुम क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर के टेम्परेचर पे ये कन्वर्जन कराए हो, यानी गैस से तुम लिक्विड पे तो चले गए, लेकिन तुमको कन्वर्जन पता ही नहीं चलेगा कि ये हुआ कहाँ पे है। क्यों? क्योंकि तुम क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर से गए हो तो तुमको बाउंड्री तो दिखेगा ही नहीं, बाउंड्री तो क्लियर ही नहीं हुआ गैस और लिक्विड का, है ना। और हमारा गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट भी हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। क्योंकि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर भी तुमको कभी भी ये पता ही नहीं चलेगा कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट कब हुआ, है ना। क्योंकि टेम्परेचर जो है वो उस हिसाब से चेंज होता चला जाएगा कि गैस का जो मॉलिक्यूल जो था पहले कम एनर्जी पे था, बढ़ते 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 बहुत हाई एनर्जी पे गया, और जब तुम उसको ठंडा करना शुरू किए, जब वो कंडेंस किया, जब उसका वॉल्यूम घटना शुरू हुआ, तो फिर से वापस पुराने वाले टेम्परेचर पे जब आया तो वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसी को बस हम कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट बोलते हैं। जब तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर को बढ़ा दो और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर चले जाओ, और वहाँ से कांस्टेंट प्रेशर पे इसको घटाते चले जाओ, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो हम बोलना चाह रहे थे कि आज तुम क्या क्या देखे, एंड्रूज आइसोथर्म, क्रिटिकल टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर आ गया, डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के बच्चों के लिए, डेरिवेशन बार बार करना, मेडिकल का बच्चा बस रिजल्ट को याद रखना, है ना। टीसी पीसी वीसी का जो भी रिजल्ट आया उसको बार बार लिखना। वीसी होता है 3b, पीसी होता है a/27b², और जो हमारा टीसी था वो बॉयल्स टेम्परेचर का 8/27 गुना होता है, ऐसे याद रखना, यानी 8a/27 के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ करेस्पॉन्डिंग स्टेट, जो कि बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है, और उसके बाद हमारा गैसीय स्टेट पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है।